नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी सशस्त्र सीमा बल। आपको बताना चाहूँगा एसएसबी जो है आपका सशस्त्र सीमा बल, जो कि आपके गृह मंत्रालय यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर होम मिनिस्ट्री के अंदर आने वाला एक विभाग है, जिसके अंदर सशस्त्र सीमा बल है। इसके अंदर ये भी डिफेंस के अंदर ही आता है और इसके अंदर आपकी वैकेंसी निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसको मैं इस पूरे वीडियो में डिस्कस करके आपको बता देता हूँ। इसका नोटिफिकेशन जो भी एप्लीकेबल रहे, एलिजिबल रहे, इस पर अप्लाई कर सकता है। मैं आपको सारे इंस्ट्रक्शन बता दूंगा इस वीडियो में। आपको बताना चाहूँगा ये ऑल इंडिया जॉब रहेगी, यानी कि भारत में आप किसी भी राज्य में, किसी भी गली मोहल्ला जिला या किसी भी सिटी में या किसी भी प्रदेश में आप रहते हैं, आप किसी भी जगह पर रहते हो दोस्तों भारत में, तो आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकेंगे। मैं आपको इसके बारे में सारा कुछ बताने वाला हूँ वीडियो में। आपने ये वीडियो अगर ध्यान से आखिरी तक देख लिया तो दोस्तों आपको इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आने वाली नहीं है। मैं आपको एक एक चीज़, एक एक लिंक जो रहेगा इस जॉब का, वो सारा कुछ मैं वीडियो के नीचे अवेलेबल करा रहा हूँ, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर देना। चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, चाहे वो हरियाणा से हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, कर्नाटका, केरला, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल या फिर कोई भी ऐसा राज्य दोस्तों जो भी भारत में है और आप वहाँ रहते हैं, तो आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के कहना ये चाह रहा हूँ कि भारत का हर एक नागरिक, भारत में रहने वाला हर वो इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, वो इस जॉब पर अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये एसएसबी का ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा। इसमें मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये आपको भर्ती का ऑप्शन जो दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो भर्ती लिखा हुआ है, इसका मतलब भर्ती को रिक्रूटमेंट कहा जाता है। इंग्लिश में भर्ती मतलब होता है कोई भी जॉब आती है। भर्ती अगर हम देखिए, सिंपल जॉब जॉब जो होती है ना, अगर हम जैसे देखें डिफेंस में या गवर्नमेंट जॉब जो होती है, अधिकतर उन चीज़ों को भर्ती कहा जाता है। बहुत लोगों को समझ नहीं आता है भर्ती किसे कहते हैं, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, भर्ती इस चीज़ को कहते हैं। और भर्ती का ही दूसरा नाम इंग्लिश में रिक्रूटमेंट होता है, यानी कि हम जो है नियुक्ति कर रहे हैं। समझ गए आप दोस्तों। चलिए हम थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन को, जिससे कि हम समझेंगे क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है इस जॉब के बारे में। जैसा कि आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। जैसे कि आपको बताऊं, होम अफेयर्स के अंदर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रहेगा। मतलब एक बात समझिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलग है, और आपका अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ने बना रखे हैं अलग अलग काम के लिए, जो कि पूरे देश में काम होते हैं। आपके जो भी गवर्नमेंट के रिलेटेड होते हैं वो सारे इंडिया के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग विभागों में किए जाते हैं। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम एच ए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी, इसमें लोग काफ़ी लोग चाहते हैं कि इसमें जॉब मिल जाए, उनको मिलती नहीं है दोस्तों, काफ़ी मुश्किल से मिलती है। बात करेंगे यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का जॉब है। अगर बात करें इसका जो एसएसबी का मेन ऑफिस है वो आर के पुरम न्यू दिल्ली। आपको बताना चाहूँगा, भारत के अंदर जो दिल्ली है, दिल्ली जगह है, उसके अंदर आपका न्यू दिल्ली के अंदर आर के पुरम नाम के जगह के अंदर ईस्ट ब्लॉक के 5 नंबर जो है ब्लॉक के अंदर, मतलब ईस्ट ब्लॉक 5 नंबर में आपका जो है यहाँ पर ये ऑफिस है। ये मेन ऑफिस एसएसबी का है। आपको बोला गया ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करी जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर पायोनीर में, और इसके अलावा ड्राफ्ट्समैन और कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स फीमेल। मतलब इन लोगों को अगर बात करें एसएसबी को जो चाहिए, एसएसबी को स्टाफ नर्स जो चाहिए वो सिर्फ फीमेल चाहिए। बाकी अगर बात करें सब इंस्पेक्टर के लिए तो उसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। इन ग्रुप बी के अंदर रहेगा नॉन गैजेटेड और कॉम्बेटाइज्ड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल इन एसएसबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये। बात कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब कि ये आपके कोई गैजेटेड पोस्ट नहीं है, ना कि मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ये आपकी नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गैजेटेड पोस्ट रहेगी, ग्रुप बी में रहेगी। स्टाफ नर्स के लिए सिर्फ महिलाएं फॉर्म भरेंगी। अगर बात करें हम यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट महिला और पुरुष दोनों के लिए रहेगी, आप दोनों ही फॉर्म भर सकेंगे। अगर बात करें मेल फीमेल दोनों ही भरेंगे। द पोस्ट आर टेम्पररी, मतलब कि पोस्ट एक परमानेंट नहीं है, मतलब कि आपकी एक परमानेंट जॉब नहीं होगी। और जैसे कि अगर एसएसबी को लगता है कि आपको कभी हटाना हो जॉब से तो वो हटा सकते हैं। इसका टेम्पररी का मतलब साफ साफ ये होता है, बट लाइकली टू कंटिन्यू
सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हो जाएंगे, आर लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर या फिर और आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया के जो टेरिटरी है ना दोस्तों, उसके बाहर भी भेजा जा सकता है या फिर इंडिया के अंदर कहीं भी भेजा जा सकता है जॉब के लिए। तो आप बिल्कुल सोच समझ कर अप्लाई करना। अगर आपको इंडिया में, जैसे मान लीजिए आप हरियाणा में रहते हैं और आपको इन्होंने इन इस जॉब के अंदर आपको भेज दिया केरला में, कर्नाटका में भेज दिया, असम में भेज दिया, हिमाचल प्रदेश में भेज दिया, तो आपको दोस्तों वहाँ जाना होगा इस जॉब को करने के लिए। हो सकता है ये इंडिया के आउटसाइड, यानी कि बाहर, आउटसाइड द टेरिटरी, जो इंडिया का टेरिटरी है उसके बाहर भी ये लोग भेज सकते हैं। तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि एसएसबी का काम ही ये होता है। क्योंकि इस वजह से ही ये काम के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। विल बी गवर्न बाय एसएसबी एक्ट एंड रूल। तो एसएसबी के जो एक्ट हैं और रूल हैं उसके हिसाब से उनके पास ये राइट है, आपको अगर ये जॉब दे रहे हैं तो कहीं भी भेज सकते हैं, इंडिया में और उसके बाहर भी। नेशनैलिटी की बात करें तो आप इंडिया के सिटीजन होंगे। अगर देखिए सब इंस्पेक्टर पे अप्लाई करने के लिए तो भारतीय नागरिकता होनी जरूरी है, भारत के नागरिक होंगे अगर आप तो अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन की बात करें और कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, या फिर आप नेपाल या फिर भूटान जैसी जगहों के, भूटान नेपाल दो अलग देश हैं, वहाँ से अगर आप आए हैं और वहाँ अगर आप इंडिया में आ गए हैं और परमानेंट रह रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे। परमानेंटली आप शिफ्ट हुए हैं इंडिया में तभी आप अप्लाई करेंगे। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं दोस्तों। सब इंस्पेक्टर की पायोनीर के अंदर यहाँ पर टोटल वैकेंसी 20 रहेंगी, जिसके अंदर आपकी 9 तो यूआर कैटेगरी में डाल दी गई हैं और एक ईडब्ल्यूएस को डाली है, और ओबीसी वालों को 6 दी हैं, अनुसूचित जाति को 3, जनजाति को 1। मतलब कुल मिला के कहना चाहूँगा यहाँ पर जो है सबसे कम वैकेंसी अनुसूचित जनजाति को दी गई, यानी कि एक ही कैंडिडेट उस जाति से आएगा जो कि इस जॉब पर अप्लाई करेगा। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन की बात कर लेते हैं, उनकी 3 वैकेंसी हैं। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन में 59 है। सब इंस्पेक्टर जो है आपका स्टाफ नर्स के लिए फीमेल जो चाहिए इनको, वो टोटल 29 चाहिए। टोटल वैकेंसियाँ 1 1 और 1, 111 वैकेंसियाँ टोटल हैं दोस्तों। इतनी वैकेंसियों पर ये जॉब भरी जाएगी। इस जॉब पर अप्लाई करने वाले लोग जितने मर्जी फॉर्म भरेंगे, लेकिन 111 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। बात करते हैं यूआर मतलब अनरिजर्व्ड रहता है। जैसे कि अगर किसी कैंडिडेट को अपनी कैटेगरी नहीं पता है, अगर किसी पूरे परिवार में आपको किसी को अपनी कैटेगरी नहीं पता हो, तो ऐसे में आप यूआर पे अप्लाई कर सकते हैं यूआर कैटेगरी के तौर पर। नहीं तो अगर आपको पता है, जैसे कि आप अगर अनुसूचित जाति में है तो आपकी एससी रहेगी और एसटी जनजाति के लिए रहेगी, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोग होते हैं। 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए होंगी। एक्स सर्विसमैन वो लोग होते हैं जो कि मान लीजिए नेवी आर्मी में से कहीं ना कहीं से आते हैं और वो इस जॉब पर अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए 10% हो जाता है 100। अगर बात करें यहाँ पर 110 वैकेंसी 11 है, तो यानी 11 लोग जो है डायरेक्ट आपके फोर्सेस से आएंगे जो कि इस जॉब को ले पाएंगे। तो आप ये सब समझ रहे होंगे। ये कुछ पॉइंट है नोट के अंदर, जैसे कि वैकेंसियाँ चेंज हो सकती है, अगर चाहे एसएसबी तो चेंज कर सकता है। फॉर्म जो है एनी अदर मोड एक्सेप्ट एप्लीकेशन रिसीव्ड, अगर मान लीजिए ऑनलाइन मोड के अलावा आपने किसी फिजिकल मोड में अपने फॉर्म भरे हैं, जैसे कि ऑफलाइन में भरे हैं कहीं से जाकर फॉर्म लेकर, तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। ऑनलाइन में फॉर्म भरेंगे आप, लिंक अवेलेबल करा दिया है वीडियो के नीचे, उससे जाके आपको फॉर्म भरना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी के रिजर्वेशंस की, तो वो भी आपको मिलेंगे आपकी कैटेगरी के हिसाब से। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर द 1 पोस्ट अमॉन्ग, देखिए जितने पोस्ट दिए गए ना दोस्तों, सिर्फ एक पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे कि सब इंस्पेक्टर में या तो आप पायोनीर पे अप्लाई करेंगे, या फिर ड्राफ्ट्समैन में, या फिर कम्युनिकेशन में, या फिर स्टाफ नर्स में। याद रखना, मेल कैंडिडेट को कह रहा हूँ खासकर, स्टाफ नर्स पे फॉर्म मत भर देना, क्योंकि ये सिर्फ फीमेल की वैकेंसी है, तो ये जॉब कैंसिल हो जाएगी। बाकियों के लिए आप मेल कैंडिडेट भर सकते हैं, और फीमेल को तो हर जगह भरने का ऑप्शन है। बात करें यहाँ पे 7th CPC के तहत आपको जो है यहाँ पे लेवल 6 का 35,400 रुपये से लेके 1,12,400 रुपये तक का पैसा दिया जाएगा, पर मंथ मिलेगा ये आपको। अदर अलावेंस की बात कर लें तो महंगाई भत्ता और राशन की जो मनी रहेगी, अलावेंस और वॉशिंग अलावेंस एंड एनी अदर अलावेंस एज एडमिशेबल इन एसएसबी फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑर्डर। मतलब कि गवर्नमेंट जैसे जैसे अपने नियम बनाती रहती है समय समय पर। मान लीजिए अभी अगर अक्टूबर 2023 है, आने वाले समय में अगर नवंबर दिसंबर में कुछ चेंज लाती है गवर्नमेंट एसएसबी के कर्मचारियों के लिए, तो वही रूल आप सब पे लागू हो जाएगा। बात करते हैं अभी के रूल के हिसाब से, तो आपको महंगाई भत्ता भी मिलेगा, राशन की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए पैसा मिलेगा, वॉशिंग अलावेंस यानी कि वॉशिंग आप जो कुछ भी धोना होता है कपड़े और वो सब जो भी आपके कपड़े होते हैं
क्लोथ्स होते हैं उनको धोने के लिए जो अलावेंस होते हैं उसके रिलेटेड जो फ़ायदे होते हैं वो मिल जाएंगे। बाकी जो भी फ़ायदे एसएसबी के कर्मचारी को दिए जाते हैं वो भी आपको यहाँ से मिलेंगे। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा इन पोस्ट पर, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, जैसे जो भी कैंडिडेट फॉर द अबव विल बी कवर्ड अंडर, यहाँ पर पेंशन का भी बोला गया है कि पेंशन स्कीम भी आपको मिल रही होगी नेशनल लेवल वाली, उसके बारे में बोला गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं दोस्तों, सब इंस्पेक्टर पायोनियर में बात करिए इन्होंने कि 30 वाले फॉर्म भरेंगे, 30 से नीचे वाले। इनको बोला गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये रहेगी कि डिग्री डिप्लोमा, अगर किसी ने डिग्री करी है सिविल इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा करा है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से इंडिया में, यहाँ पर इन्होंने इंडिया मेंशन नहीं करा है, दूसरे कंट्री का भी हो सकता है, मतलब कि आप नेशनलिटी इंडिया की रखते हैं लेकिन आपका डिग्री अगर दूसरे कंट्री का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इंडिया कंट्री मेंशन नहीं करा है डिग्री के लिए। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन में बात करता हूँ, यहाँ पे 18 से 30 वाले फॉर्म भरेंगे। एसेंशियल इनका ये रहेगा कि ये 10वीं पास होने चाहिए, साथ में 2 साल का इनके पास जो है नेशनल ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट, मतलब कि इनका ड्राफ्टमैन्स के अंदर इस फील्ड के अंदर एक सर्टिफिकेट होता है जो कि इसी ट्रेड को, यानी ड्राफ्टमैन जो है वो एक ट्रेड है आपका, उसका उसको दर्शाना चाहिए। आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आईटीआई सर्टिफिकेट हो जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से करा हुआ एक सर्टिफिकेट जो कि आपका ड्राफ्टमैन की फील्ड में होना चाहिए, मतलब कि 10th पास की जॉब है ये। बात कर लेते हैं 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना चाहिए, और या फिर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटो कैड के अंदर फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करा हुआ 1 साल का ऑटो कैड के अंदर एक्सपीरियंस है अगर आपके पास, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है 1 साल का ऑटो कैड के अंदर, तो वो भी होना ज़रूरी रहेगा। ये जो आपका पॉइंट लिखा है जरूरी रहेगा। डिजायरेबल की बात करूँ, 1 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है कि आपने किसी भी आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी फर्म ऑफ कैटेगरी, जो भी कैटेगरी बी और सी में आने वाले आर्किटेक्ट कंसल्टेंसीज हैं उनके अंदर अगर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया है इस फील्ड के अंदर तो ही आप अप्लाई करेंगे। ये एक साल का एक्सपीरियंस जरूरी है यहाँ पे। गुरु ग्रे कैटेगरी बी और सी वाले कंसल्टेंसी होने चाहिए। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन में 30 साल मैक्सिमम रहेगी। डिग्री मांगी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स में और कम्युनिकेशन के अंदर, या फिर कंप्यूटर साइंस वाले भी डिग्री वाले अप्लाई कर पाएंगे, आईटी वाले भी अप्लाई कर देंगे। साइंस यानी कि बीएससी वाले साइंस विद फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री और मैथ्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वाले फॉर्म भरेंगे। मतलब कि कुल मिला के कहा यह जा रहा है जिनके पास डिग्री है इंजीनियरिंग फील्ड में वो अप्लाई कर देंगे, या फिर बीएससी वाले बीई बीटेक जैसे वाले भी फॉर्म भर देंगे इसका। बात करें सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स में तो 21 से 30 रहेगा एज, इनको 12वीं पास चाहिए इसके लिए, और इसके अलावा आप यहाँ से बाकी कंडीशन चेक कर लेंगे। हम चलते हैं थोड़ा आगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या कि यहाँ पे लिखा हुआ है द क्रूशियल डेट, जो कि आपको एज जो कि एज बता रही होगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रही होगी वो आपकी रहेगी विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। देखिए ये नोटिफिकेशन जब भी रिलीज हुआ है ना उसके 30 दिन बाद, यानी कि जिस डेट पर भी इस नोटिफिकेशन को 30 डेज हो रहे हैं वही डेट आपका रहेगा, फॉर्म का लास्ट डेट भी रहेगा और वही डेट पे आपका जो भी एज रहेगा वही माना जाएगा। मान लीजिए ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी 21 के नहीं हुए लेकिन वो इस डेट पर हो रहे हैं लास्ट डेट तक, तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। उनको चेक कर लेना अपने डिटेल्स को, उस हिसाब से आप फॉर्म भर देंगे। बात करें ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट अदर देन, अगर आपके पास सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड के अलावा कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट है विद गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग, तो आपको देखिए कुल मिला के कहा गया है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ओरिजिनल होने चाहिए और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सब दिखाने होंगे। बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, वो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट से ये लोग देख लेंगे। एसएसबी वाले जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे वो आपका डीओबी के तहत आपका देख लेंगे। डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ होता है, वो 10वीं के मार्कशीट को देखेंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करता हूँ, एज रिलैक्सेशन किन किन को मिलेगा? एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपका अनुसूचित जाति जनजाति को 5 साल का, ओबीसी को 3 और एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का मिल जाएगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। अब बात करते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, जो भी मान लीजिए, अब मान लीजिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वो होता है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में काम कर रहे हैं तो आपको 5 साल इसमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यूआर ओबीसी और एससी के लिए उसके अंदर भी अगर आपकी कोई जैसे कैटेगरी होगी, जैसे कि सेंट्रल एम्प्लॉय को तो 5 साल वहाँ से मिल गए, 5 साल उनको मिल जाएंगे यूआर से, ओबीसी में 8 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये रूल रहेंगे, आप अपने हिसाब से चेक करेंगे। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी के लोग हैं उनको भी 5 साल मिलेंगे अपर एज में। तो इस तरीके से फ़ायदे दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा।
बाकी ये कुछ पॉइंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहे, आपको इसमें रीड करना है तो आप इसको कर लेना। ये डाला गया है नोटिफिकेशन वीडियो के सही नीचे। बात करते हैं यहाँ पर, अगर बात करें ईडब्ल्यूएस में कौन आता है, लोगों का ये डाउट रहता है, तो ईडब्ल्यूएस में वो लोग आते हैं जिनके एनुअल इनकम 8 लाख से कम हो रहे हैं, यानी कि 8 लाख से कम उनका उनका जो है पूरा श्रम है, मतलब पूरा श्रम मतलब वो पूरा साल में जो भी कमा रहे हैं वो 8 लाख से कम आ रहा है उसका टोटल वैल्यू, तो वो सब लोग जो है आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस में आएंगे। लेकिन इतना जरूर होना चाहिए, आप जनरल कैटेगरी से होने चाहिए, इसीलिए आप ईडब्ल्यूएस में आएंगे। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति में हैं और आपका 8 लाख से कम है ना, ऐसा कुछ भी, तो आप यहाँ पर SC ST के अंदर है, तो उसी कैटेगरी में रहना, आप ईडब्ल्यूएस वाला लाभ लेने मत जाना। ये मैं आपको प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंट जब चेक हुए, वहाँ पर अगर क्लियर हुआ ऐसा कुछ भी, तो वहाँ जॉब कैंसिल हो सकती है। ये कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एसएसबी के द्वारा कि कौन एक्स सर्विसमैन में आएगा, उनके बारे में सब बताया गया है, उसको आप चेक कर लेंगे। कौन किस कंडीशन में आपका फॉर्म कैंसिल होगा वो बताया है। एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं, यहाँ पर 200 रुपये आपको फॉर्म के फीस पे करने होंगे अगर आप किसी भी अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं। और ऑनलाइन में नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई जैसे ऑप्शन से, क्यूआर कोड स्कैनिंग जैसे ऑप्शन से आप पेमेंट कर पाएंगे। बात कर लें अगर यहाँ पर जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति से आ रहे हैं, किसी रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं, तो वो लोग फॉर्म का पैसा एक भी नहीं देंगे। बात करें हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट का, जो मैं अभी दूंगा आगे लिंक। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि कैंडिडेट एक ही पोस्ट पर अप्लाई करेगा, एक से ज़्यादा पोस्ट नहीं अप्लाई कर सकता है, वो फॉर्म कैंसिल होंगे ऐसे कंडीशंस में। बात करते हैं, आप अप्लाई करते में ये सारे डिटेल्स डालेंगे, फादर नेम, मदर नेम, DOB, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, उसके बाद मैरिटल स्टेटस और कैटेगरी जैसी चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। ईमेल आईडी, एजुकेशनल डिटेल्स, पासवर्ड आपको बनाना होगा वहाँ पर। इस तरीके से फॉर्म भरेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है सारा। पार्ट 2 में फॉर्म भरा जाएगा, जहाँ पर आप अपना फ़ोटो साइन अपलोड कर देंगे, जिसका साइज़ 12 KB रखा गया है। और इन्होंने बोला है कि greater than 4 KB, मतलब कि 4 KB से ज़्यादा और 12 KB से कम होना चाहिए फ़ोटो का साइज़। साइन का साइज़ जो होगा वो ये इतना वो भी सेम रहेगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो जाके देखें, उसका वीडियो बता दिया गया है। बाकी उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट मैंने अभी आपको क्लियर करा था। रिपोर्टिंग टू द रिक्रूटमेंट वेन्यू, जहाँ आप देखिए एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोडेड, एसएसबी के वेबसाइट से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पड़ेंगे। किसके लिए, यहाँ पर आपका एग्जाम होगा दोस्तों इस जॉब का, ऐसे बिना एग्जाम का नहीं है ये जॉब। यहाँ पर पीईटी, पीएचटी और रिटर्न एग्जाम हो रहा है, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई, फिर मेडिकल एग्जाम। प्रोसेस काफ़ी लंबा रहेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, रिटर्न एग्जाम रहेगा, फिर डॉक्यूमेंट चेक होंगे, कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपने लगाए हो, खासकर फॉर्म का प्रिंट भी चेक होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, जिसमें चेक करा जाएगा मेडिकली फिट हैं या नहीं आप एसएसबी के इस जॉब के लिए। आप अगर फिट होंगे तभी आपको जॉब दिया जाएगा। हो सकता है ऐसे कैंडिडेट जो कि मेडिकली फिट ना हो, तो ऐसे में जॉब उनका भी कैंसिल हो सकता है। तो पहले से आपको एक वार्म अप करना है अपने मेडिकल से रिलेटेड, आपको सारे चेकअप कराने हैं, हर तरीके से आपको चेक करना है ये इस चीज़ के रिलेटेड, जिससे कि वहाँ पर एंड में आपका जॉब मेडिकल एग्जाम की वजह से कैंसिल ना हो जाए। तो ये एक पहले से आपको एक अलग से जो है एक एडवांटेज लेके चलनी है। बात कर लेते हैं, टीएडीए नहीं मिलेगा, जैसे कि एग्जाम मान लीजिए इसका एग्जाम और पीईटी, पीएचटी जैसे एग्जाम जो है आपके किसी दूसरे राज्य में हुए, दूसरे जगह पर हुए, मान लीजिए सेम डोमिसाइल स्टेट में नहीं हुए, दूसरी जगह पे हुए, तो ऐसे में लोगों को करना है क्या है, उनको जाना होगा वहाँ पर अपियर होने। लेकिन कोई भी महंगाई भत्ता और ट्रैवल जाने आने का खर्चा जो है वो आपका ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, ना ही आपका सीमा जो आपकी सशस्त्र सीमा बल, ना ही ये लोग दे रहे हैं, खुद ही के बिहाफ पर जाना होगा। बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप रेल, बस टिकट या फिर ऐसे किसी से भी जा सकते हैं, लेकिन फ़ायदे कुछ यहाँ से पैसे जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, ये सारे एग्जाम होंगे आपके। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या होने वाला है, कंडक्टर ये बोर्ड कंडक्ट कराएगा, एसएसबी आपका कराएगा, क्या होगा इसके अंदर वो आपको आगे पता लगेगा। पीईटी की बात कर लूँ तो पीईटी और सब इंस्पेक्टर कमीशन के लिए ही होगा सिर्फ पीईटी। इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो होने वाला है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपका मेल के लिए 1,600 किलोमीटर, 1,600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर्स आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर रेस करनी होगी। बात कर लें फीमेल को 800 मीटर करना है 4 मिनट में। देखिए इनको कितना फ़ायदा दिया है, अगर आप देखें फीमेल को यहाँ पर फ़ायदा दे दिया गया है, डायरेक्ट उनका डिस्टेंस कम कर दिया और टाइम भी कम करा है। डिस्टेंस तो कम करा ही भाई, टाइम भी कम करा है इनका फीमेल का।
बात कर लेते हैं यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं। पीएचटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा पीएचटी में क्या होने वाला है। पीएचटी आपका पायोनियर और इसके अंदर ड्राफ्ट्समैन और कम्युनिकेशन, इन तीनों पोस्ट पर होगा। बात कर लेते हैं जो फॉर कैंडिडेट नॉट बिलोंगिंग 1 and 2। 1 and 2 आप ऊपर देखेंगे, 1 and 2 क्या था, इसका मतलब ऊपर जो मैंने आपको पोस्ट बताया था उससे रिलेटेड बोला है। इन्होंने बोला है कि मेल की 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 157 होनी चाहिए। चेस्ट के साइज़ की बात करें तो फीमेल का ऐसा चेस्ट वाला कोई मेजरमेंट नहीं लिया जाता है, मेल का होता है, जिसके रिलेटेड बोला गया है कि 80 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम एक्सपेंशन। उनको 5 सेंटीमीटर कम से कम उनको फुला के बताना है अपने चेस्ट को कि वो इतना जो है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जो भी आपके गढ़वालीस और कुमाऊँ और गोरखास और डोगरास जैसे लोग होंगे, ये जो भी कम्युनिटी है आपकी, जो भी ये इन कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए बोला गया है कि उनकी यहाँ पर 165 सेंटीमीटर रहेगी मेल में हाइट। उनका मिनिमम 78 चेस्ट का साइज रहेगा, मेल के लिए बोल रहा हूँ। फीमेल में 155 रहेगा उनका सेंटीमीटर में हाइट। मेल फीमेल आप इस तरीके से देख लेंगे। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल में बता देता हूँ, फीमेल की जो हाइट रहेगी वो 157 सेंटीमीटर रहेगी ऑल कैटेगरी वालों के लिए। दूसरा देखिए, नॉट बिलोंगिंग 1 और 2। 1 और 2 का मतलब क्या था जो मैं आपको बता रहा था, ये इसी के अंदर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 और 2, मतलब ये 1 वाला पॉइंट छोड़ दीजिए, इसके अंदर आप नहीं आ रहे हैं अगर, और इसमें भी नहीं आ रहे हैं, तो बाकी जो भी आपका अलग से एलिजिबिलिटी बचा वो पहले वाले में आ जाएगा, यानी एक जनरल के तरीके से हो जाएगा। इतना समझ रहे होंगे आप सभी लोग। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ये कुछ पॉइंट है इसको छोड़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद पीएचटी पीईटी के बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम उन्हीं का होगा जो ये दोनों एग्ज़ाम पास करेंगे एट डिफरेंट स्टेट लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग जगहों पर एग्जाम होगा, कहीं दिल्ली में हो रहा है, कहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, असम, केरला, कर्नाटका, किसी भी राज्य में होगा। हर राज्य में आपको मिलेगा इसका एग्जाम होता हुआ। बात करते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा यहाँ पर, जिसको हम सीईटी बोल रहे हैं। ये आपका इट शैल बी 3 आवर, 3 घंटे का एग्जाम है, 150 नंबर का एग्जाम है, 150 एमसीक्यू दे रहे हैं। टाइप्स क्वेश्चन देंगे फोकसिंग ऑन जो कि जनरल नॉलेज, मैथ्स और रीजनिंग और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी और टेक्निकल सब्जेक्ट रहेंगे यहाँ पर। पार्ट 1 आपका 50 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंदर नॉलेज और जनरल नॉलेज, जीके जिसको बोलते हैं, मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश जैसी चीज़ें आएंगी। और 100 नंबर का आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होगा। टेक्निकल सब्जेक्ट क्या होता है, अगर आपको बताऊं, जैसे कि आप ड्राफ्ट्समैन में अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राफ्ट्समैन की फील्ड से रिलेटेड रहेगा आपके सारे क्वेश्चंस, जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। अगर आप देखना चाहें, जैसे मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, इन्होंने बोला हम 100 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चन जो है 150 मार्क्स में ही पूछ रहे हैं, यानी हर क्वेश्चन एक एक नंबर का ही पूछ रहे हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप अगर कम्युनिकेशन सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करते हैं तो सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन को यहाँ पर 100 क्वेश्चन करने होंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट उसका वही हो जाएगा। और इसके रिलेटेड फोकस ज़्यादा करना होगा कैंडिडेट को, क्योंकि इसी से ज़्यादा पार्ट आपका स्कोरिंग आने वाला है। मिनिमम मार्क्स की बात कर लूँ, अगर आप किसी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप 50% मार्क्स लाएंगे, यानी कि 150 में से 75 लाएंगे। 45% मार्क्स लाना है SC ST वालों को, यानी ये लोग लाएंगे आपके 60 से 70 के बीच के करीब लाएंगे, तो ये लोग भी पास हो जाएंगे, अनुसूचित जाति जनजाति वाले। और ये जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी रिटर्न एग्जाम के बेस पर ही बनेगी, उसी में जो लोग जैसे भी नंबर लाए होंगे उसके बेस पर आपको यहाँ पर आगे भेजा जाएगा। ये क्लियर, ये कुछ भी ऐसा नहीं कहा जाता कि जो लोग इसको जो आपका सीईटी को पास करेंगे उन लोगों को जॉब मिल जाएगी, ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये एग्ज़ाम पास करने से ही आप आगे वाले प्रोसेस में जाएंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई, मेडिकल एग्ज़ाम, और इस सब में अगर आप पास होते हैं उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। ये आपको बता दिया है मैंने। कैंडिडेट अप टू 3 times ऑफ द वैकेंसी इज कैटेगरी वाइज कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब रिटर्न एग्जाम में मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर 111 लोगों को ले रहे हैं इस जॉब पर, और इसमें क्या हुआ, 10,000 या फिर 1 लाख के लगभग कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया इस जॉब के लिए और वो एग्ज़ाम देने गए। लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम जो हुआ आपका, उसमें टॉप शुरू के जो है 300
के लगभग कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 3 टाइम्स जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना सिलेक्ट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे उनका। फिर ये सब करने के बाद, मेडिकल एग्जाम करने के बाद उसमें से छटनी कर लेंगे, छाट लेंगे और कुल मिला के 111 लोगों को जॉब दे देंगे। मेडिकल एग्जाम में क्या होगा वो आप देख सकते हैं। फाइनल रिजल्ट मैंने आपको बताया था, ये रिटर्न एग्जाम के बेस पर रहेगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, इसको छोड़ देते हैं, आप कर लेना इसको रीड। बात करते हैं यहाँ पे SC ST कैटेगरी का फॉर्मेट ये है। ये आप सबमिट करेंगे फॉर्म के साथ ही, अगर आप किसी इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो। और अगर आपके पास पहले से ही सर्टिफिकेट का फॉर्म है, सबमिटेड फॉर्म है, तो आप उसका देखेंगे कि उसका फॉर्मेट यही होगा, तो ही आपका वो एलिजिबल आगे एक्सेप्ट किया जाएगा। सेम इसमें OBC वालों का फॉर्म ये रहेगा। EWS इनकम सर्टिफिकेट का ये होगा। बात कर लेते हैं एवरेज बॉडी वेट, वेट कितना होना चाहिए किलोग्राम में, जो वेट रहेगा आपका। एज ग्रुप के हिसाब से बात करेंगे, आपका वेट जो है, हाइट और एज, ये 2 फैक्टर है जिन पे हर कैंडिडेट या हर इंसान का वेट डिपेंड होता है। बात करते हैं यहाँ पे हाइट जो है, जैसे कि अगर आपकी 150 सेंटीमीटर हाइट है ना दोस्तों, और आप अगर फीमेल कैटेगरी, फीमेल हैं आप, फीमेल हैं और 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, और आप अगर 18 से 22 के एज में है, तो आपका 36 किलो 500 ग्राम का लगभग वेट होना चाहिए, या फिर 44 किलो 500 ग्राम वेट होना चाहिए। इसके बीच में अगर आपका आ रहा है वेट तो ठीक है, नहीं तो फिर आप वो अंडर वेट आ जाएंगे। वेट के अंदर अंडर वेट हो जाता है कि वेट से भी कम हुआ आप, क्योंकि आपकी हाइट और आपके एज के हिसाब से आपका वेट कम है। तो ये आपका रहेगा सेम 150, अगर बात करें 150 सेंटीमीटर हाइट है आपकी और 23 से 27 एज है, तो आपका वेट जो है 37.5 किलोग्राम होगा, और केजी जिसको बोलेंगे, और यहाँ पर 45.5 केजी इसके बीच में रहना चाहिए दोस्तों, कहीं भी आपका लाई कर सकता है। तो इस तरीके से रहेगा फीमेल के लिए। आप महिलाओं के लिए मैंने क्लियर करा है, से 33 से 37 के लिए अलग रहेगा। एज और हाइट दोनों पे आप एक्चुअल मेजर आप कर पाएंगे दोनों तरफ से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीकों से। मैं मेल की बात कर रहा हूँ, मेल मेल के लिए बात कर लेते हैं, जैसे कि 170 सेंटीमीटर वालों की और 18 से 22 में उनका 52 केजी उनका वेट चाहिए होगा। 23 से 27 वालों का एज में 170 सेंटीमीटर वालों का 54 केजी उनका जो है वेट चाहिए, कम से कम होगा, और मैक्सिमम 66 रहेगा। 66 से ज़्यादा होगा तो उनको वेट लूज़ करने की ज़रूरत है। तो ये आप इस तरीके से समझेंगे, पूरा ग्राफ और पूरा टेबल आपका यहाँ पर मेंशन है इसी से रिलेटेड। तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों इसके बारे में सब कुछ। अब मैं बताता हूँ लिंक के बारे में। ये आपका लिंक रहेगा अप्लाई करने का, जैसा कि आप देख रहे हैं कैंडिडेट कॉर्नर है, और ये रजिस्ट्रेशन का लिंक रहेगा। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड, तो ये तो भाई अभी रजिस्ट्रेशन जिसको नहीं मिला है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म भरेंगे। फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी रजिस्ट्रेशन डिवीज़न के अंदर, तो मैं आपको ये लिंक वीडियो के नीचे डाला है मैंने, वहाँ से आप जाएंगे। इस पर आपको सबसे पहले करना क्या है, अपना नाम, जेंडर, अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी है, अपना एड्रेस जो भी SSB मांग रहा है वेबसाइट पे डाल के, आप अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद पूरा फॉर्म भर देना, अप्लाई कर देना। सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आ जाए तो कमेंट कर देना, बस इतना सही है, कमेंट से तो हम लोग कनेक्ट रहते ही हैं। दूसरा आपको दिखाना चाहूँगा एक फ़ाइल, ये फाइल आपकी है कि कैसे फॉलो करते हुए, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए अप्लाई करना है। 4 पेज का फाइल है, इसके अंदर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपको अप्लाई करने का प्रोसेस। और इससे समझ ना आए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। दूसरा आपको कहना चाहूँगा, आपको कोई भी आने वाले फ्यूचर में जो भी आपको वीडियोस चाहिए जिन भी टॉपिक पर, उसके बारे में कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो को पूरे भारत भर में फैलाएं, देश ही नहीं बल्कि दूसरे देशों तक भी फैलाएं, ये बताने के लिए कि हमारे देश में या फिर इंडिया कंट्री के अंदर कैसे रिक्रूटमेंट होता है। SSB के अंदर, यानी कि SSB के अंदर आपका SI के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट कैसे कराता है आपका सशस्त्र सीमा बल, और इसके बारे में, जिससे कि ना कि सिर्फ देश भर में, दूसरे देशों तक भी ये जानकारियां फैलें, जिससे कि आपके साथ साथ दूसरे लोगों की भी हेल्प हो, जो कि जॉब रिसर्च कर रहे हैं, जॉब के बारे में ढूंढ रहे हैं, उनकी मदद हो। तो सारी बातें आप समझ गए होंगे इस वीडियो में, इस जॉब से रिलेटेड। तो मैं आपसे मिलूंगा नए टॉपिक में। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि फॉर्म के डेट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि फॉर्म का डेट्स का एक डाउट है बहुत बड़ा, तो आपको बताना चाहूँगा इसके नोटिफिकेशन को आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जैसे कि अभी अभी हम देख रहे हैं, तो आप इसमें जो है नवंबर के
मिड तक फॉर्म भर सकते हैं, नवंबर के मिड तक, यानी कि 15 से लेके 20 नवंबर तक फॉर्म भर दीजिए। 15 नवंबर में आखिरी कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई डेट मिली नहीं। जैसे मैं भर्ती के ऑप्शन में जाता हूँ और थोड़ा और नीचे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने जो नोटिफिकेशन डाले हुए हैं वो इन्होंने मई जून के मंथ के डाले हैं, उसके बाद इन्होंने कोई यहाँ पर अपडेट नहीं करा है। तो इसीलिए आपको कहूँगा दोस्तों, यहाँ पर कोई अपडेट एक्चुअल में नहीं मिल रहा है वेबसाइट पे, लेकिन वो अपडेट आ चुके हैं, सही में आ चुके हैं। इसीलिए आपको कहना चाहता हूँ कि आप मिड नवंबर से पहले ही फॉर्म भर देना, क्योंकि यहाँ पर आप 30 डेज़ वाले चक्कर में अगर रह गए ना तो फिर ये रिक्रूटमेंट आपके हाथ से चला जाएगा। सारा चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।